तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने घोटाला शब्द को मशहूर कर दिया। ये जो घटना थी ये बिहार में घटी थी और उस समय जो सबसे मशहूर नेता थे वहां के 3 बार के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कैरियर को इस एक घटना ने, इस एक घोटाले ने खत्म करके रख दिया था। मैं बात कर रहा हूं चारा घोटाला की। इस पूरे घोटाले को कैसे सामने लाया गया, इसमें क्या क्या हुआ था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे तो ये घोटाला काफी समय से चला आ रहा था, लेकिन इसके खुलने की जो शुरुआत होती है वो होती है 1995 में, जब बिहार सरकार के ही फाइनेंस कमिश्नर एस विजय राघवन अपने जितने भी बिहार के जिले थे उनके डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि आपके यहां किस विभाग में कितना खर्चा हो रहा है इसकी डिटेल्स आप मुझे बना के दीजिए। क्योंकि जो ये फाइनेंस कमिश्नर थे उनको इस बारे में शक था कि जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कुछ घोटाला तो चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ पैसे गलत तरीके से निकाले जा रहे हैं। तो उसकी जांच का एक तरीके से आदेश देते हैं कि जितने भी डीएम हैं वो अपने अपने इलाके में जाएं और जितने भी सरकारी विभाग हैं उनके बिल्स का, उनके खर्चों का एक तरीके से ऑडिट करें कि सही जगह पे सरकारी पैसा खर्चा हो रहा है कि नहीं। अब फाइनेंस कमिश्नर का ऑर्डर आया है तो जितने भी डीएम थे वो काम में जुट जाते। उस समय बिहार का एक इलाका हुआ करता था चाईबासा। उस समय झारखंड नहीं बना था, तो पूरा का पूरा बिहार एक ही था। ये इसी कहानी में आगे मैं बताऊंगा कब झारखंड बना, लेकिन उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था ये चाईबासा इलाका भी। तो जो चाईबासा इलाका था इसके डीएम 1985 कैडर के एक यंग आईएएस ऑफिसर थे जिनका नाम था अमित खरे। जब इनके पास ये रिपोर्ट आती है तो ये भी जांच में जुट जाते हैं। ये जितने भी सरकारी महकमे थे उनको एक लेटर भेजते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगते हैं कि जो भी खर्चा आपने सरकारी खजाने से किया है, जो भी आपने पैसा लिया है सरकार से, उसकी जो भी बिल्स हैं, रसीदें हैं, रिकॉर्ड हैं, वो आप बना के भेजिए। अमित खरे जी के पास में जब सारे विभागों से रिपोर्ट वापस आती है कि किसने कितना पैसा खर्चा किया, कहां खर्चा किया, तो वहां का एक विभाग, पशुपालन विभाग जो था, उसके बिल्स में उन्हें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी लगती है कि जो पैसा उन्होंने लिया है उसके प्रॉपर बिल्स या फिर विवरण उन्होंने नहीं दिया है कि वो पैसे कहां खर्चा किए गए। रिसेंटली पशुपालन विभाग ने एक बार 10 करोड़ और एक बार 9 करोड़ सरकारी खजाने से लिया था, लेकिन वो कहां खर्चा किया, किस चीज में लगाया, उसकी डिटेल्स बहुत अच्छे से नहीं दी गई थी। अब ये पशुपालन विभाग क्या होता है ये थोड़ा बता दूं। ये बेसिकली जितने भी लाइव स्टॉक होते हैं, गाय, बैल, बकरी, मुर्गी वगैरह, इन सब के खाने पीने का, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट ले जाने का, या फिर दवाइयां वगैरह हो गई, एम्बुलेंस वगैरह हो गई, इनमें जो खर्चा किया जाता है उसको देखता है ये पशुपालन विभाग। तो यही से जो इन लाइव स्टॉक के खाने पीने की चीज होती है, चारा, गाय भैंस जो चारा खाती है, वहीं से ये चारे वाला चीज निकल के आया था। खैर, जब अमित खरे जी के पास में ये रिपोर्ट आती है, वो देखते हैं कि डिस्क्रिपेंसी है, तो वो दोबारा इस पशुपालन विभाग के जो अधिकारी थे उनके पास ये रिपोर्ट भेजते हैं कि आप जो भी खर्चा आपने ये किया है इसकी प्रॉपर रसीदें हमको दें कि किस जगह पे आपने ये खर्चा किया है, ताकि चेक किया जा सके कि सब कुछ वैलिड तरीके से सही जगह पे खर्चा हुआ है कि नहीं। अब जो डीएम खरे थे, इन्होंने चाईबासा के पशुपालन विभाग से जो जानकारी मांगी थी, पैसे कहां खर्चा हुए, कैसे हुए, इसका क्लियर जवाब इन्हें वहां के विभाग से नहीं मिलता। कोई पक्के बिल या ऐसी चीजें वहां से नहीं मिलती। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि ये इस पशुपालन विभाग में जाके एक रेड डालेंगे और वहां पे जितने भी बिल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनकी एक तरीके से खुद जाके जांच करेंगे। ये जो रेड होती है ये होती है जनवरी 1996 में। जब ये उस पशुपालन विभाग के ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहां ये देखते हैं कि ऑफिस में जहां पे ये फाइलें रखी जाती थी वहां पे आग लगा के सारी फाइलों को, दस्तावेजों को, रिकॉर्ड्स को जलाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी जो आग लगी थी उसे वहां पे किसी लोकल इंसान ने देख लिया होगा, कुछ पता चल गया होगा, तो खैर वो आग बुझा दी गई। तो काफी सारे रिकॉर्ड्स जल गए, लेकिन जो भी रिकॉर्ड्स बचे थे उन्हें लेके डीएम खरे वापस आते हैं और फिर इनकी जांच करते हैं कि ये जो बिल है ये कहां पे किसको पैसा दिया गया, क्या दिया गया, जरा वैलिडेट किया जाए।
अब आग तो भाई एक्चुअली में भी लग सकती है, रिकॉर्ड्स जल जाना हो सकता है, कोई संयोग की बात हो, लेकिन जब अमित खरे जी जितने बिल उन्हें मिलते हैं बचे हुए उनकी जांच करते हैं तो उन्हें एक खास चीज देखने में आती है कि जितने भी बिल बनाए गए थे एक सिंगल बिल 10 लाख से नीचे का ही था। मतलब टोटल 10 करोड़ और 9 करोड़ निकाले गए थे, लेकिन एक बिल, इंडिविजुअल बिल जो था वो 10 लाख से ऊपर का नहीं था, 10 लाख से नीचे का ही होगा। तो 9 लाख का हो गया, 9.5 लाख का हो गया, 8 लाख का हो गया, 10 लाख से ऊपर का कोई सिंगल बिल नहीं था। अब इसके पीछे की एक कहानी है। जो बिहार सरकार थी उसका ये नियम था कि अगर कोई भी सरकारी बिल 10 लाख से नीचे का है तो उस विभाग का जो संबंधित अधिकारी है वो उसे साइन करके पास कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी चीज के ऊपर आपको 10 लाख से ज्यादा खर्चा करने पड़ रहे हैं तो वो आपको सरकार के पास में अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है। फिर उसमें कई सारे अधिकारी विभाग इन्वॉल्व होते हैं, चेक करते हैं कि भाई वहां पे उतना पैसा खर्चा करने की जरूरत है या नहीं, तब वो बिल पास होता है। तो काफी सारे रिकॉर्ड तो जल गए थे, लेकिन जो रिकॉर्ड मिले उसमें ज्यादातर बिल 95 to 98% बिल जो थे वो 10 लाख से नीचे के ही थे। इससे अमित खरे जी के दिमाग में कुछ शक आया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। अब जो बिल मिले थे उन्हें भी वैलिडेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो जब चेक किया गया कि ये जो बिल लगाए गए हैं ये किस चीज के हैं, क्या है, तो एक उनमें से बिल की कैटेगरी थी कि ट्रांसपोर्ट किया गया है जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह। गाय है, भैंस है, बड़े जानवर है, उनको ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया। अब जो ये बिल होते हैं इसमें गाड़ी लिखी होती है कौन सी है, ट्रक है, टेम्पो है, उसका नंबर लिखा होता है कि ये गाड़ी नंबर है, इस जगह से इस जगह लेके जाया गया था, जिसका भाड़ा लगा। तो टोटल बिल जो थे वो लाखों में थे। जब उन बिल को चेक किया जाता है तो वहां पर जो गाड़ियों के नंबर लिखे हुए थे वो कहीं टेम्पो का नंबर लिखा हुआ है, कहीं ट्रैक्टर का नंबर लिखा हुआ है, इवन मोटरसाइकिल के और स्कूटी तक के नंबर लिखे हुए थे ट्रक का नाम लेके कि ये है ट्रक नंबर जिससे हमने जानवर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है, जिसके हजारों रुपए लगे हैं, जबकि एक्चुअली में वो नंबर जो था वो एक स्कूटी या मोटरसाइकिल का था। इसी तरीके से जब मेडिकल बिल्स की जांच की जाती है कि भाई दवाइयां जानवरों के इलाज के लिए खर्चा की गई हैं, मेडिकल स्टोर देखा जाए तो उस मेडिकल स्टोर के एड्रेस पे जब जाके देखा गया तो वहां पे तो मेडिकल स्टोर दूर दूर तक नहीं था। कई जगह पे कोई दूसरी दुकानें खुली हुई थी, कहीं तो एकदम खाली मैदान ही थे। वहीं पे जानवरों के चारे के नाम पे एक बहुत बड़ी धनराशि सरकार से ली गई थी, लेकिन जब जांच की गई तो वहां पे कोई चारे की दुकान थी ही नहीं। अब जब इस केस की पूरी जांच कंप्लीट होती है तो पता चलता है कि पिछले कुछ ही समय में चाईबासा के इस इकलौते पशुपालन विभाग ने सरकार से 37 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसके प्रॉपर बिल है ही नहीं। जैसा कि मैंने अभी बताया, सामान कहीं से लिया गया, एड्रेस कहीं और जगह का है, बोला जा रहा है ट्रक का बिल निकल रही है स्कूटी, बोला जा रहा है कि चारा खरीदा है, वहां पर कोई चारे की दुकान ही नहीं है। तो इस तरीके के फर्जी बिल जो थे वो 37 करोड़ रुपए के थे जो निकल के सामने आए। अब जो ये डीएम थे ये फाइनेंस कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई चाईबासा में 37 करोड़ का एक घोटाला हुआ है, जिसमें जो चारे के लिए पैसा लिया गया था वो पहुंचा ही नहीं है, उसे धांधली में यूज किया गया है, उसका कोई घोटाला कर दिया गया। जब ये चाईबासा के डीएम की रिपोर्ट फाइनेंस कमिश्नर तक पहुंचती है बिहार के, उसके बाद में एक झड़ी सी लग जाती है। अलग अलग जगह के अलग अलग डीएम्स रिपोर्ट पे रिपोर्ट भेजने लगते हैं कि उनके यहाँ पे भी जो पशुपालन विभाग है वहां पे ऐसा ही कुछ हुआ है, पैसा लिया गया है पशुओं के चारे के लिए, जबकि वहां चारे की कोई दुकान ही नहीं थी। वो पैसा कहां गया उसका कोई प्रॉपर बिल नहीं था, सारे बिल 10 लाख से नीचे के थे ताकि ऊपर तक ये बात पहुंचे नहीं। और पूरा का पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स है, बहुत लंबे समय से ये घोटाला चला आ रहा है, जिसमें पशुओं के लिए सामान, ट्रांसपोर्टेशन, दवाइयां, चारा लेने की बात कही गई है, लेकिन कोई बिल ओरिजिनल नहीं है, सब फर्जी बिल है, सारे पैसे का घोटाला किया गया। अब जब बिहार के फाइनेंस कमिश्नर के पास में ये सारी की सारी रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, पटना, रांची, पता नहीं कहां कहां से डीएम जो है वो ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो वो इनका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कंबाइन करके पुलिस को आदेश देते हैं कि वो एक कंप्लेन लिखें 420 की धोखाधड़ी की, जिसमें
पशुपालन विभाग के सारे अधिकारियों को एक तरीके से दोषी बनाया जाए और जांच की जाए कि ये घोटाला जो हुआ है ये कैसे हुआ, किसने किया। इसके बाद आदेश मिलने के बाद में पुलिस केस दर्ज करती है और कुछ ही समय के अंदर पशुपालन विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारी गिरफ्तार किए जाते हैं इस चारा घोटाला के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बिहार के पूरे प्रदेश से 100 से ज्यादा सरकारी मुलाजिम जो है उनको गिरफ्तार किया गया हो एक ही केस के अंदर। अब अगर पूरे के पूरे प्रदेश में एक घोटाला चल रहा हो तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन पे भी सवाल उठेंगे ही उठेंगे। अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, उस समय भी ये घोटाला जारी था। 1991 के अराउंड में भी पशुपालन विभाग से कई सारे बिल पास करवाए गए थे और सबसे मजेदार बात यह है कि पशुपालन विभाग का अपना कोई बजट था ही नहीं। जैसे हर एक विभाग को दिया जाता है कि परिवहन मंत्रालय को इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को इतने करोड़ दिए जा रहे हैं, पशुपालन विभाग को कोई भी पैसा अलॉटेड नहीं था कि आपको 10 करोड़ या 20 करोड़ का बजट दिया जा रहा है, इसमें आपको खर्चा करना है। वो बस अपना बिल लगाते थे, पैसा पास होता था और विभाग को दे दिया जाता था। जब लालू प्रसाद यादव फाइनेंस मिनिस्टर थे तब से इन्हें ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। अब जब इतना बड़ा घोटाला निकल के सामने आ गया, पुलिस केस हो गया, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए, तब लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि भाई मैं एक 3 सदस्यों की कमेटी बना रहा हूं जो इस पूरे के पूरे मामले की जांच करेगी और जितने भी दोषी लोग पाए जाएंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब इसमें बहुत सारी मजेदार बातें हैं। जो ये 3 सदस्यीय कमेटी लालू प्रसाद यादव ने बनाई थी, बाद में जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ और सीबीआई वालों ने जब इस केस की जांच करी तो पता चला कि इस जांच कमीशन के ही 2 लोग जो थे वो इस घोटाले में शामिल थे और बाद में उनको इस केस में सजा तक मिली है। मतलब जिन्हें जांच के लिए बैठाया जा रहा है एक्चुअल में वही थे घोटाला करने वाले। तो क्या ही रिपोर्ट निकलेगी, क्या कहा जाए। उससे भी ज्यादा कमाल की बात, जहां से ये पूरा का पूरा केस शुरू हुआ था, चाईबासा के पशुपालन विभाग का जो अधिकारी था जिसने 10 लाख से नीचे के सारे बिल पास किए थे, जिसपे आरोप लगा था, लालू सरकार ने उसको वहां से तो निलंबित कर दिया, वहां से हटा दिया, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद में वो उससे भी बड़ी पोजीशन के ऊपर बिहार सरकार में, लालू प्रसाद की सरकार में ही नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही खास तौर पर की ही नहीं जाती। बस उसे चाईबासा के पशुपालन विभाग से हटा दिया जाता है, दूसरी जगह पर और ज्यादा अच्छी पोजीशन पर प्रमोट करके लगा दिया जाता है। बाद में ये लालू प्रसाद के खिलाफ में एक बहुत बड़ा केस भी बनता है, एक बहुत बड़ा सबूत बनता है चारा घोटाले में कि वो इस पूरी चीज को जानते थे या उसमें शामिल थे। तो इतना बड़ा केस है, इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कमेटियां बनाई जा रही हैं, तो ये सारा का सारा केस जो था ये न्यूज में भी आता है। जो ये सरकार इस समय थी लालू प्रसाद यादव की, जो ये मुख्यमंत्री थे, ये 8 महीने पहले ही चुनाव हुआ था जिसमें ये जीते थे। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां थी, चाहे वो जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उन सबको भी बिहार सरकार के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाता है। वो इसके लिए प्रदर्शन चालू कर देते हैं कि ये जो घोटाला है ये पूरे प्रदेश में फैला हुआ घोटाला है जिसमें मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो लोकल पुलिस से इसकी जांच ले ली जाए और सीबीआई से इस पूरे के पूरे केस की जांच कराई जाए। हालांकि जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव वो इस चीज का विरोध करते हैं कि जो बिहार की पुलिस है वो इस चीज को जांच करने में, देखने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां थी वो इसके लिए जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, इवन हाई कोर्ट में जाके अपील लगाती हैं कि इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। पटना हाई कोर्ट के पास जब ये केस आता है तो वो इसको देख के ये बात बहुत क्लियरली समझ जाते हैं तो जब बिहार सरकार के ही इतने सारे लोग इस पूरे घोटाले में शामिल हैं तो बिहार पुलिस अगर इसकी जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच तो नहीं हो सकती। तो पटना हाईकोर्ट ये फैसला सुना देते हैं कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब जो बिहार सरकार थी, लालू प्रसाद थे, ये इस पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि पटना की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से सक्षम है इस केस की जांच करने में, वो दोषियों को सजा देने में पूरी तरह से सक्षम है, सीबीआई जांच न कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सारे हालात को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखती है कि जब सरकार के ही इतने सारे विभाग, इतने सारे लोग, अधिकारी किसी केस में शामिल हो तो उस प्रदेश की पुलिस को इस केस की जांच नहीं सौंपी जा सकती।
जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल सही डिसीजन था। जो बिहार सरकार ने बंदे नियुक्त किए थे वो तो एक्चुअली में उस घोटाले में शामिल थे। तो खैर 1996 में ही ये जो केस था ये सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि सीबीआई ही इस पूरे के पूरे केस की जांच करेगी, तो लालू प्रसाद यादव की खुद की पार्टी जो थी जनता दल, जिसके निशान के तले वो जीते थे, मुख्यमंत्री बने थे, उसी के लोग ये आवाज उठाने लग जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव को अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, उनकी खुद की पार्टी के लोग। तो ऐसे में वो अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, जनता दल को, और तब जन्म होता है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का, आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव की आज की डेट में पार्टी है। अब जब ये राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं तो जनता दल के जो इनके खास लोग थे, वफादार लोग थे, वो इनके साथ में राष्ट्रीय जनता दल में आ जाते हैं, जनता दल को छोड़ के। जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी इनका समर्थन करती है, जो नई पार्टी उन्होंने बनाई थी। उस समय झारखंड बना नहीं था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की जो पार्टी थी उसके जितने लोग थे वो भी इस आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को सहयोग कर देते हैं। और अब जो राष्ट्रीय जनता दल होता है, लालू प्रसाद की नई पार्टी होती है, उसके थ्रू लालू प्रसाद यादव अपनी वाइफ राबड़ी देवी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं। मतलब वो तो सरकार से हट जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये केस की जांच होगी, कि सब कुछ सामने आएगा, तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है। तो वो खुद अपने आप ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं। 25 जुलाई 1997 में वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, और उसके कुछ ही दिन बाद 28 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। अब जब ये राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उसके साथ ही साथ में सीबीआई की जांच तो जारी थी। तो 1997 में ही ये उठापटक के बाद में सीबीआई बिहार के राज्यपाल गवर्नर के पास में ये रिपोर्ट सौंपते हैं कि उन्होंने जितनी भी जांच करी है, पशुपालन विभाग के अधिकारी हो चाहे दूसरे लोग हो, उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि इस पूरे घोटाले के तार डायरेक्टली लालू प्रसाद यादव, उनकी पार्टी, और इवन जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा, उनसे भी जुड़ते हैं। तो सीबीआई को उनसे पूछताछ करने का, गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाए। अब जो सबूत और गवाह थे वो इतने मजबूत थे कि सीबीआई को इस बात की परमिशन मिल जाती है कि वो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और कई सारे आईएएस ऑफिसर और आयकर विभाग के कई सारे ऐसे लोग थे जिनसे वो पूछताछ कर सकते थे, जांच कर सकते थे। 29 जुलाई 1997 के दिन लालू प्रसाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि उन्हें अग्रिम जमानत दे दी जाए ताकि उन्हें गिरफ्तार न किया जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी इस अर्जी को ठुकरा देते, और उसके बाद में सीबीआई जो है वो लालू प्रसाद यादव और उसके बाद में जितने भी नाम लिए और बहुत बड़े बड़े लोग थे उन सबको गिरफ्तार करती है और पूछताछ चालू होती है। 30 जुलाई को सीबीआई लालू प्रसाद को उनके घर से गिरफ्तार करती है, और लगभग 5 महीने तक वो जेल में रहते हैं, उनसे हमारी पूछताछ होती है। 5 महीने के बाद उन्हें जमानत मिलती है। उसके कुछ ही दिनों के बाद चारा घोटाले के ही एक दूसरे केस में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर वो कई महीने तक जेल में रहते हैं। इसके बाद जब वो फिर जमानत पर निकलते हैं, इस बार उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब लालू प्रसाद यादव जो थे, इनको जेल से निकलते ही कोई दूसरा केस लग जाता था, एक चीज में जमानत मिली, दूसरी की सामने आ जाती थी, किसी न किसी तरीके से ये जेल के अंदर और बाहर ही चल रहे थे। अब जो जेल के अंदर जाना आना हो रहा था, ये हो तो बिहार की जेल में ही रहा था, और लालू प्रसाद यादव की जो वाइफ थी राबड़ी देवी, वही बिहार की मुख्यमंत्री थी। तो कई बार इस मामले में आवाज उठती थी कि लालू प्रसाद यादव जेल में तो है, लेकिन उन्हें जेल जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। भाई, जिस प्रदेश की जेल में आप बंद हैं, उस प्रदेश की मुख्यमंत्री आपकी खुद की बीवी हो, तो आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा ये तो कोई भी समझ सकता है। जब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच में एक नया डेवलपमेंट होता है। अक्टूबर 2001 में बिहार 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और झारखंड एक नया राज्य बनकर निकलता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी वो ये आदेश देती है कि अब जो लालू के केस की सुनवाई होगी वो बिहार में नहीं होगी, झारखंड में होगी, और लालू प्रसाद यादव को बिहार से निकाल के रांची की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद 2002 में लालू प्रसाद यादव को रांची की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, और जो रांची की सीबीआई अदालत थी वहां पे इस पूरे केस की सुनवाई चालू कर दी जाती है।
1996 में पहली बार चारा घोटाला का केस दर्ज किया गया था और लगभग 15-16 साल लग जाते हैं इसकी सुनवाई में और जांच में। साल 2013 में पहली बार इस मुकदमे का फाइनल रिजल्ट सामने आता है, फैसला सामने आता है। तब तक लगभग 10-11 लोग थे जो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी, जिनकी 3 लोग थे जिन्होंने सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया था, 2 लोग थे जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद फाइनली इसका पहली बार फैसला आता है। सितंबर अक्टूबर के लगभग में 2013 में इसका फैसला आया था और सबसे पहले जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, चाईबासा का जो केस था उसमें लालू प्रसाद यादव को लगभग 5 साल की सजा मिलती है। फिर रांची का जो विभाग था उसके लिए 5 साल 7 साल की सजा मिलती है। फिर देवघर का था उसमें 5 साल 7 साल की सजा मिलती है। तो अलग अलग केसेस थे जिनमें लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया जाता है, उन्हें सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता भी खत्म हो जाती है। अब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। अब जो ये चारा घोटाला था इसमें लगभग 53 केस टोटल दर्ज किए गए थे पूरे के पूरे बिहार में अलग अलग जगह से। अभी तक उनमें से 47-48 केस हैं जिनका फैसला आ चुका है। अभी भी कई केस बाकी हैं जिनका फैसला तक नहीं आया है। जो कांग्रेस के एक्स चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा, उनकी डेथ भी हो चुकी है। इवन जितने टोटल दोषी थे, जैसा कि मैंने कहा, 11 लोगों की डेथ हो चुकी है, 3 लोग सरकारी गवाह बन गए, 2 लोगों ने जुर्म कबूल कर लिया। बाकी जितने लोग हैं इंक्लूडिंग लालू प्रसाद यादव, उनके केसेस की अभी अभी फाइनल रिजल्ट आते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव अभी भी जेल में ही है। अब उनकी एज काफी हो चुकी है, तो कई बार स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत मिलती है, जिसके लिए वो कई बार पटना भी लाए जाते हैं, कई बार रांची के मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती किया जाता है। तो ये चीज है जो आज की डेट में चल रही है। अभी जो पूरा का पूरा केस था, इसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि एक बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आने वाला इंसान लालू प्रसाद यादव अपनी करिश्मा के दम पे, अपने बोलने के तरीके के दम पे, अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के दम पे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। एक बार नहीं, 3 बार। ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर इस चारा घोटाला में फंसने के बाद में उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक करियर एक तरीके से खत्म हो गया। हालांकि चुनाव के दौरान या कभी भी अगर वो बाहर रहते थे तो आज की डेट में भी उनके व्यक्तित्व का, उनके होने का प्रभाव चुनावों पर पड़ता है। लेकिन उनका खुद का जो चुनावी करियर था वो इस एक चारा घोटाला ने खत्म कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी चारा घोटाला की, जिसमें ये टैगलाइन उठी थी कि इंसान जो है वो जानवरों का चारा खा जा रहा है आज की डेट में। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।